बच्चों, हाउ आर यू? होप कि सब ठीक होंगे आप लोग और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज तो फिर क़यामत की रात है, लास्ट डे है आज आपके पास तैयारी का। और आज उन बच्चों के लिए जो 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, आज उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। तो आप देखो इसको ध्यान से एक बार। तो जब भी आपको 90% से ज़्यादा स्कोर करने का हो ना, तो इसका मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चंस को करने से काम नहीं चलेगा। सिंपल क्वेश्चंस को काम आप 90% से नीचे नंबर तक तो ला सकते हो, 80%, 85। लेकिन अगर आपको 95% मार्क्स लाने हैं, 90% से ऊपर अगर आपको स्कोर करना है, तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन वो भी करने होंगे जो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। याद रखना है, जिन बच्चों की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होती है ना, मार्क्स उन्हीं के आ सकते हैं 90% से ज़्यादा, है ना। अब 20 नंबर तो आपको चलो स्कूल की तरफ से मिल ही गए। अब 80 में से 70 से ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा उल्टे तरीके से सोचना पड़ेगा, यूँ कह लो आप, ठीक है ना। तो कैसे सोचोगे उल्टे तरीके से? चलिए एक बार आपको कुछ बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से शुरू करके देखिए। चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर का नाम आपको मालूम ही है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब आप सोचो कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कोई भी निकाल लेगा, उससे वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा हो, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा हो और आपको उल्टा काम करना है। यानी आपको या तो रेट निकालनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ड्राइंग का अमाउंट निकालना हो पर मंथ। तो वो आपको उल्टा काम करना पड़ता है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। अब आप सोचिए कि भाई एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट निकालना। जब आप प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देते हो, सैलरी लेस कर देते हो, कमीशन लेस कर देते हो, वो डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखो, जब डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा हो किसी एक पार्टनर का और आपको वापस जाके नेट प्रॉफिट निकालना है, तो रिवर्स चलना पड़ता है, रिवर्स में गियर डालना पड़ता है। तो वहां आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है मैनेजर का कमीशन, या मैनेजर का कमीशन तो खैर बहुत सिंपल पॉइंट हो जाता है। पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का कमीशन कौन से प्रॉफिट के ऊपर दिया जाना है, ये बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कभी कभी लिख रखा होता है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट, तो वो एक अलग प्रॉफिट है। और कभी लिखा होता है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैंने आज एक क्वेश्चन देखा ऐसे ही, बच्चों को करवा रहा था जब मैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि एक पार्टनर है ए, उसको कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और बी का जो कमीशन फिक्स किया गया था वो था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो यहाँ पे ऑल का मतलब क्या होगा? और अगर ये लिख रखा हो कि बी का जो कमीशन है वो 10% है ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ऑल की बजाय हिज आ गया, तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे और बताता हूँ मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में से, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो बड़ा सिंपल काम है, कोई भी पूरा कर देता है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार इस तरीके की बना दी जाती है कि कंफ्यूज हो जाता है माइंड। अब जैसे उसमें लिख दिया जाएगा कि सी को गारंटी दे दी गई है, ठीक है ना, और फर्म को हो गए लॉस। अब लॉस अगर फर्म को हो गए हैं तो ए के अकाउंट में कितनी लॉस जो है वो डेबिट की जाएगी, इस तरीके से। ए को कितना अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, या बी को कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, कुछ इस तरीके की सोच आपने बनानी है। और आज रात आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो करके देखें, ठीक है ना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, कोई ना समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, ना मिल रहे हो ऐसे क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन दे दूंगा। उसके बाद देखो आपके पास सेकंड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मालूम है आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, किसी पार्टनर को गेन होता है, किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है।
और अधिकतर टाइम एंट्री आती है आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल के मामले में तो होती यही है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो तो उसकी भी एंट्री यही होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन ये तो सिंपल पॉइंट है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दे रखा होता है, ठीक है ना, गुडविल आ गया और एक दे रखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गेनिंग पार्टनर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको एक बार जरूर करके देख लेना है, ठीक है ना। तो सोचिए जरा इस बारे में। ऐसे जैसे गुडविल का पॉइंट है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको क्या लगता है कि सिंपल आ जाएगा बिल्कुल ही कि ये 3 सालों के प्रॉफिट है, इनका एवरेज करो और नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना सिंपल तो नहीं आने वाला है। कोई ना कोई उसके साथ एडजस्टमेंट जरूर होगी एवरेज प्रॉफिट मेथड में, है ना। तो क्वेश्चन वही करने हैं जिसमें एडजस्टमेंट गिवन हो, और अगर हो सकता है सुपर प्रॉफिट मेथड से आए तो मे बी कि आपको गुडविल दे रखी हो ऑलरेडी, हो सकता है आपको निकालने के लिए कहा जाए एवरेज प्रॉफिट, तो उल्टा सोचिए, और हो सकता है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बारे में कह दिया जाए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें आपको गुडविल नहीं निकालनी सुपर प्रॉफिट मेथड वाले में, बल्कि आपको या तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है या तो एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचिए जरा। अब बात करते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो न्यू रेशियो निकालना है, तो कभी सिंपल वे में न्यू रेशियो निकालना ना आए, हो सकता है आपको गुडविल की एंट्री बता दी जाए। गुडविल की एंट्री जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं कि ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और ये प्रीमियम का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी, और बी को मिला 30,000 और इसको मिला 10,000। ये गुडविल का अमाउंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा न्यू रेशियो निकालो। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैसे निकालोगे भला? कुछ मेंशन ही नहीं है कि सी अपना शेयर ए से और बी से कौन से रेशियो में ले रहा है, कितना कितना उसको ए से मिल रहा है, कितना बी से मिल रहा है। लेकिन जब गुडविल की एंट्री दे रखी हो तो इसका मतलब साफ होता है कि सी ने अपना शेयर ए और बी से 3:1 में लिया है, 3:1 में। तो अब आप न्यू रेशियो जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपने उल्टा सोच वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा करके देखने हैं अभी, अगर आपको 95% नंबर लाने हैं तो, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखिए, अगर गुडविल का कोई क्वेश्चन आता है तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि नया पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट लेके आया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। याद रखना है, हो सकता है कि किसी पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में हो, तो वो माइनस वाला पार्टनर क्या हो जाता है, गेनिंग पार्टनर हो जाता है, ना गेनिंग पार्टनर। तो उसको गुडविल मिलती नहीं है, उसको क्रेडिट नहीं करते, उसको भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सोच के चलिए आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में से छोटे क्वेश्चनों में, ठीक है ना। और इसके अलावा जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो, या फिर हो सकता है नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी आ जाए, वो भी प्रोपोर्शनेट लिखा होगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए सोचिए आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचिए। और इसके अलावा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एक मेन क्वेश्चन बनता है, वो होता है हिडन गुडविल का, ठीक है ना। हिडन गुडविल वाले को थोड़ा ध्यान से देखना है आपने। फिर बात करते हैं हम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर की। तो रिटायरमेंट का जो चैप्टर है रिटायरमेंट का, उसमें भी न्यू रेशियो निकालना बिल्कुल इसी तरीके का पॉइंट आ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है उसमें गुडविल वाली एंट्री दे रखी हो और आप जो है गुडविल वाली एंट्री के बेस पे आपको कह दिया जाए न्यू रेशियो जो है वो कैलकुलेट कीजिए। और इसके अलावा एडमिशन में भी आ सकता है और रिटायरमेंट में भी एक पॉइंट रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन बहुत सिंपल होता है, सब बच्चों को आता होता है ना। रिवैल्यूएशन करना कौन सा मुश्किल काम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट या लॉस पता करना। लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं,
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, ठीक है ना, उसमें ए और बी मान लो पार्टनर है, ए का शेयर भी दे रखा होता कि भाई ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन का, तो बी का तो उसके रेशो के हिसाब से पता चल जाएगा। अब फिर फाइंड आउट क्या करना है इसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि एक दो आपको एडजस्टमेंट गिवन होंगी कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, आपको एक एसेट के बारे में बता देंगे कि इसकी वैल्यू बताओ कि उस पर क्या फर्क पड़ा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको जाके करना है, सोचना है इस बारे में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बात के लिए, इसको जरूर देखना। और डेथ ऑफ ए पार्टनर में जब आप करंट ईयर के प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकालते हो ना, करंट ईयर के प्रॉफिट में, तो ये करंट ईयर के प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए जाए, वो सबसे मेन पॉइंट है। वो किस बेस पे आ सकता है और आपको सोचना है, वो सेल्स के बेस पे, वही मेन है कि सेल्स आपकी लास्ट ईयर के मुकाबले अब की बार 20% इंक्रीज हो रही है और प्रॉफिट आपके ये ट्रेंड शो कर रहे हैं कि हर साल 10% इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। वो वाला क्वेश्चन आप जरूर करके देखिए। अगर नहीं मिलता है आपको तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा वो वाला क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आ जाओ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक थ्योरी का पॉइंट जरूर पढ़ के जाना। एक तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। और एक ये पढ़ के जाना कि फर्म डिसॉल्व कैसे होती है, फर्म डिसॉल्व कैसे होती है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और देखना है इसके अंदर कि जब जब रियलाइजेशन होता है असेट्स और लायबिलिटीज का, तो असेट्स को रियलाइज करके जो कैश आता है उसका यूज कैसे किया जाता है, उसका सीक्वेंस, इसे बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, ये जरूर आपको सीक्वेंस ऑफ पेमेंट जो है वो याद करके जाना है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको इसकी एंट्री जरूर सीखनी है। एंट्रीज भी दो तीन जो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की है, आप वो करके देखिएगा जरूर 95% से ऊपर लाने के लिए। जैसे एक दो एंट्री में बता देता हूँ, मान लो कोई क्रेडिटर है 50,000 का, उसने 25,000 की तो कोई एसेट ले ली और बाकी जो 25,000 उसका रह गया उसके बदले में वो कैश ले रहा है 5% डिस्काउंट पे, तो अब इसकी क्या एंट्री पास करोगे आप। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रेडिटर जो है जैसे 50,000 का है, वो 70,000 की एसेट ले गया 60,000 में और बाकी का 10,000 हमें कैश वापस कर रहा है, उसकी क्या एंट्री पास होगी, ठीक है ना। डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर किसी पार्टनर ने बियर करने हैं, अगर किसी पार्टनर ने बियर करने हैं तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि वो पेमेंट किसने की है। फर्म ने की है तो उसकी क्या एंट्री, कोई होती नहीं, आपको मालूम है। कोई फर्म ने पे की तो उसकी एंट्री होती है, कोई पार्टनर ने कर दी तो उसकी एंट्री होती नहीं, और किसी दूसरे पार्टनर ने कर दी तो क्या एंट्री पास होगी उसकी। ये डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं इनकी एंट्रियां आपको जरूर पढ़ के जानी होंगी, ठीक है ना बच्चे। और फिर आता है देखो इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट तो करना ही करना है। और इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट किन किन पर्पस के लिए यूज हो सकता है, किन कामों में यूटिलाइज हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है ना। अगर किसी को शेयर अलॉट ना किए गए हो तो कितने दिनों में पैसे वापस करने होते हैं, 15 दिनों के अंदर, नहीं तो कितने % ब्याज भरना पड़ेगा, 15%, है ना बच्चों। ये छोटी छोटी बातें शेयर्स के मामले में आपको जो है ना पढ़नी है। और इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है, फॉरफीचर की एंट्री तो कोई भी कर लेता है, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। लेकिन फॉरफीचर वाली एंट्रियों में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, हो सकता है सीधा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछ लिया जाए। किसका अमाउंट, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट। वो तो होता है सिंपल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कौन से क्वेश्चनों में आती है, जब आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपने 1000 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से 600 आपने री इशू कर दिए, सारे री इशू नहीं किए, कुछ शेयर रह गए अनइशू, उस केस में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछ सकते हैं। उस केस में शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस भी पूछ सकते हैं। वो बैलेंस बहुत ध्यान से देखना होता है आपने। अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो रात को मैसेज कर देना, हम बता देंगे आपको, ठीक है ना बच्चों। और इसके अलावा याद रखो एक और पॉइंट, शेयर्स को जब री इशू करते हैं
तो आमतौर पे बता रखा होता है कि 10 वाला शेयर एज फुल्ली पेड अप हमने 9 में इशू कर दिया, 8 में इशू कर दिया या 12 में इशू कर दिया। लेकिन कभी कभी आपको ये नहीं बताया जाता कि कितने में री इशू किया है, बल्कि आपको ये बताया जाता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल रिजर्व में, अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया वो आपको बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपने शेयर कितने में री इशू किया है। तो आपको इसमें 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये पूछा जाए कि जब री इशू किए गए शेयर तो कितने डिस्काउंट पे री इशू किए गए, और या फिर कितने में री इशू किए गए, राइट। तो इस तरीके से उल्टा सोचने का पॉइंट है आपका, ठीक है ना। और कई बार क्वेश्चन में, प्रोरेटा वाले क्वेश्चनों में शेयर्स अलॉटेड देने की बजाय शेयर अप्लाइड दे दिया जाता है, तो अप्लाइड से भी आपको अलॉटेड निकालना है, फॉर्मूला तो वही रहता है। तो सोचना थोड़ा सा उल्टा है आपको। तो आज रात ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू, छोटे वाले क्वेश्चन जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने पड़ते हैं, उनके बारे में आपने काम करना है। फिर आपके पास बात आती है, देखो, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो इन क्वेश्चनों में आप जाके देखो कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि आप वेंडर को डिवेंचर इशू कर रहे हो, और वेंडर को जब आप डिवेंचर इशू कर रहे हो और फ्रैक्शन में आ रहा है डिवेंचर्स, जैसे मान लो आपने वेंडर को 1 लाख देने हैं और आप 10 वाला जो डिवेंचर है वो 11 में दे रहे हो। 10 वाला डिवेंचर कितने में दे रहे हो? 11 में, प्रीमियम पे। तो अब 1 लाख को 11 से डिवाइड करोगे तो वो नहीं होगा, कटेगा नहीं, पॉइंट्स में आएगा आंसर। तो फ्रैक्शन में तो डिवेंचर इशू हो नहीं सकता, तो बदले में क्या देना पड़ता है? कैश देना पड़ता है। तो इस तरीके के जाके क्वेश्चन को एक बार जरा स्टडी कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और डिवेंचर वाले चैप्टर में से तो आपको वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाना बहुत जरूरी सीखना है, ठीक है ना बच्चों। और उस लॉस को कहां से और कैसे राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ वाली एंट्री को भूलना मत। फिर आपके पास आ जाता है, देखो ये पार्ट बी में से मैंने 3 चैप्टर्स के बारे में लिखा है, अकाउंटिंग रेशियोज। तो मैं आपको बता रहा था अकाउंटिंग रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस। अकाउंटिंग रेशियो में आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा देख लेने हैं, जहां एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो है वो निकाला जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा हो, पहले उसकी हेल्प से आपको कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है ना, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना हो। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे दूसरे रेशियो को जो है वो बेस बनाना हो, इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आप आज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको मालूम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। लेकिन एक दो क्वेश्चन इसमें भी ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आपको रेवेन्यू दे रखी है और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट तो उसमें कभी आता ही नहीं है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करें? तो उसकी हेल्प से आपने निकालनी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके क्या आ जाता है? कॉस्ट आ जाती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस को आप आज जाके जरूर पढ़ लेंगे एक बार। और फिर लास्ट में आपके पास है, देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आप जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी करेंगे आप, ठीक है ना। और इसके अलावा याद रखें एक आधा पॉइंट होता है, जैसे डिविडेंड पेबल बैलेंस शीट में दिखाया होता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, और प्रोविजन फॉर टैक्स। इन 2-3 पॉइंट्स के बारे में आप जरूर ध्यान से देखें। या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये प्रीमियम का पॉइंट, ठीक है ना। डिवेंचर्स को रिडीम करते टाइम कोई प्रीमियम दिया गया हो, वो प्रीमियम क्या होता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात है। बस इतना ही पॉइंट है आपके पास। तो बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और आज आप बहुत ज्यादा थक भी गए होंगे, कर भी रहे होंगे कोशिश। थोड़ी सी कोशिश और कीजिए, थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, और उसके बाद कल तो फिर आराम ही आराम है, ठीक है ना बच्चों। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।